अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ा वान एंड यू वाचिंग द लॉ विद हमज़ा यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडीज़ अवेलेबल अंडर आर्टिकल 184 क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 184 क्लोज 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक ऐसा हथियार था, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन था जिसे सुप्रीम कोर्ट यूज़ कर सकता था ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन के खिलाफ। अब था का वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं रेमेडीज़ अंडर आर्टिकल 184 क्लोज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली आर्टिकल 184 क्लोज 3 कहता है सुप्रीम कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इफ़ अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस विद रेफरेंस टू द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्व्ड। फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का कोई भी टॉपिक अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस का आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के मुताबिक एक्शन में आ सकता है और कोई रूलिंग जारी कर सकता है, कोई हुक्म दे सकता है। इसका सबसे पहले मकसद क्या है आर्टिकल 184 क्लोज 3 का? सुप्रीम कोर्ट की ये एक ऐसी पावर है जो वो कब एक्सरसाइज कर सकता है जब एक मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस हो जो कि इन्वॉल्व करे इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट किए जा रहे हों तो सुप्रीम कोर्ट की ये पावर आती है वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन रोकने के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की पावर है। अब आर्टिकल 184 क्लोज 3 में कौन सी ऐसी रेमेडीज़ आवाम के लिए अवेलेबल है जो कि पावर्स के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं? डिक्लेरेटरी रेमेडीज़ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है इस आर्टिकल के अंडर कि क्या लोगों के हकूक़ हैं और क्या हकूक़ नहीं है। अगर राइट टू वोट है तो सुप्रीम कोर्ट बता सकता है कि ये राइट टू वोट लोगों को दिया जाए, ये राइट टू वोट है। और उसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट उनको भी रोक सकता है, उसे भी मना कर सकता है इस आर्टिकल के अंडर। उसके बाद इंजेक्टिव रेमेडीज़। इंजेक्टिव रेमेडीज़ में प्रिवेंट इलीगल एक्शंस बाय अथॉरिटीज़, मेंटेन स्टेटस क्यो इन सेंसिटिव मैटर्स। तो सबसे पहले किसी भी अथॉरिटी की जानिब से इलीगल एक्शन को रुकवा सकता है सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है किसी भी अथॉरिटी को। और सेंसिटिव मैटर्स में जो है सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को यानी कि एक प्राइवेसी मेंटेन करने का भी हुक्म दे सकता है। उसके बाद मैंडेटरी डायरेक्शंस, मैंडमस टाइप ऑर्डर्स। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर जारी कर सकता है किसी भी लीगल अथॉरिटी को, किसी भी पब्लिक इदारे को कि जी इंश्योर करो कंप्लायंस विद लॉ। किसी भी इदारे को कह सकता है, हालांकि वज़ीर आज़म को भी कह सकता है कि आप लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे तो अपनी सिमत दुरुस्त करें। उसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के अंदर फोर्स कर सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलें। सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन, सबसे बड़ी जुरिस्डिक्शन जो इस आर्टिकल की थी और यही जुरिस्डिक्शन वजह बनी इस आर्टिकल के ख़त्म होने की, वो है सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन। साकिब निसार साहब के दौर में जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो वो जिस सोशल मीडिया पर देखते थे कि जी एक आम बेचने वाला, एक फ्रूट बेचने वाला रो रहा है तो वो वज़ीर आला को तलब कर लेते थे अगले दिन के क्यों ये रो रहा है भाई, इसकी वजह बताओ। तो ऐसा फंडामेंटल राइट का इशू जो कि बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन हो या फिर जो क्विक रिस्पॉन्स चाहता हो तो इस पे सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन एक्शन ले सकता था। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था वो किसी को भी तलब कर सकता था क्योंकि वो वायलेशन कंसीडर होती थी सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी फंडामेंटल राइट्स की, जिस पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता था। तो ये वजह बनी इस आर्टिकल के ख़त्म होने की, जिसको हम इन डिटेल आगे देखते हैं ये आर्टिकल क्यों ख़त्म हुआ। बहरहाल सुओ मोटो का मतलब है कि जो भी सुप्रिटेंडेंट अथॉरिटी है, जो भी बड़ी अथॉरिटी है, वो जाके कोई भी एक्शंस ले सकती है ताकि किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन को रोका जा सके। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड सुपरवाइजरी ऑर्डर्स। इस आर्टिकल के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो मॉनिटर कर सकता है गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट को मॉनिटर किया जा सकता है कि जजमेंट्स जो दी गई हैं कोर्ट्स की जानिब से वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं। कॉम्प्लायंस इन कॉम्प्लेक्स केसेस, जो मुश्किल केसेस होते हैं उनमें मदद करने के लिए भी ये आर्टिकल यूज़ किया जाता था क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की एक पावर थी। इंटरम रिलीफ, द कोर्ट में ग्रांट टेम्परेरी रिलीफ
ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ अ केस। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसे उसका केस चल रहा है, हाई कोर्ट से भी बेल नहीं हुई उसकी लोअर कोर्ट से भी बेल नहीं हुई, तो कोर्ट उसे रिलीफ के तौर पे बेल ग्रांट कर सकता है जब तक उसका केस चल रहा है। तो ये होता है इंटरम रिलीफ, यानी कुछ वक्त के लिए जो रिलीफ दिया जाए। तो ये तो है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184 क्लोज 3। इसका रोल क्या है? गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्टर, जुडिशियल एक्टिविज्म। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है, ये सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ रूल ऑफ लॉ के लिए, असेस टू जस्टिस के लिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। तो अब हम जानते हैं कि इतना पावरफुल आर्टिकल था, इतना पावरफुल वेपन था ये सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये ख़त्म कैसे हुआ? जो शुरू में मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था, उसका मकसद ये था कि आर्टिकल 184 क्लोज 3 के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था, वो एक दिन रात को टीवी देखता था, अगले दिन वज़ीर आज़म को बुला लेता था कि ये मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस का, आप इसके बारे में क्यों कुछ नहीं करते। वो पूछता था हुकूमती इदारों से कि करप्शन क्यों हो रही है। वो हुकूमत को या हुकूमती इदारों को कटोरे में ला के खड़ा कर देता था। तो फिर हुकूमत ने सोचा यार कि ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो तो हमारे ऊपर ही आके बैठ गया और हमारे से पूछता है तुम ये कर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं कर रहे। वो कौन होता है हमारे से सवाल जवाब करने वाला? तो हुकूमती इदारों को, वज़ीर आज़म साहब को बहुत बुरा लगा। फिर क्या हुआ कि एक काम किया गया, एक ऐसा काम जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को बदल दिया। 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, जो कि रिसेंट डेज में लाई गई थी। आपने सुना होगा न्यूज़ में, बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा चर्चा था 26वीं आईनी तरमीम का। 26वीं आईनी तरमीम में क्या हुआ? 26वीं आईनी तरमीम में जो ये सुओ मोटो का हमने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, सुओ मोटो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था वो खुद अपने तौर पे कोई भी एक्शन ले लेता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। कहा गया कि अब जो ये चीफ जस्टिस है ना, ये अपने तौर पे कोई एक्शन नहीं लेगा, बल्कि 3 लोगों की, 3 सीनियर जजेस की कमेटी बनेगी, वो सुओ मोटो एक्शन लेगी। फिर हुकूमत ने सोचा कि अगर ये सुओ मोटो एक्शन 3 जजेस की कमेटी बन के हमारे खिलाफ ले लेती है, फिर हम क्या करेंगे? जजेस को तो हम मना नहीं कर सकते। तो उस वक्त 3 सीनियर जजेस वो थे जो कि हुकूमत के अपने नहीं थे, हुकूमत की बात नहीं मानते थे। फिर हुकूमत ने क्या किया जी? हुकूमत ने कहा चलें अब इनसे ना हम ये आर्टिकल 184 क्लोज 3 की पावर ही छीन लेते हैं। हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की 27th, और 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही बना दिया। और ये जो सारी आर्टिकल 184(3) की जो पावर्स थी ना, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी। अब जो भी जज जाए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो जो भी आए वो हुकूमत को कटहरे में नहीं ला सकता। ये सारी पावर्स कहाँ चली गई? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। बाकी अगर मैं इन डिटेल इसमें मज़ीद जाऊँगा तो मुझे ख़तरा है कि जो मैं राइट ऑफ स्पीच अपना यूज़ करूँगा उसके लिए मैं भी कटहरे में जा सकता हूँ। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए इतना मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल 184 क्लोज 3 है, ये पहले यूज़ होता था। 26वीं आईनी तरमीम में इसको कमज़ोर किया गया और 27वीं आईनी तरमीम में इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की पावर से ख़त्म करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जानिब भेज दिया गया। अब जो भी फंडामेंटल राइट्स के मामलात होते हैं, जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामलात होते हैं, वो देखता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये था हमारा टॉपिक, ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा किसके बारे में? आर्टिकल 184 क्लोज 3 के बारे में, और ये किस लिए यूज़ होता था, इसमें क्या क्या पावर्स थी और ये कैसे ख़त्म हुआ। ये सारा आज के लेक्चर में हमने समझा। आई होप सो आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।